हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का अगला लेक्चर। तो सर्कुलर मोशन में अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो दोनों में अंतर है। देखो, मान लो एक रस्सी है और एक उसमें हमने एक पत्थर को टाइट किया, तो उसको जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। हॉरिजॉन्टली जब हम उसको सर्कुलर करा रहे हैं मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन जब हम उसकी हॉरिजॉन्टली करा रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके की मोशन की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये तो फालतू की बातें हो गई, कहने वाली समझाने की हिंदी भाषा की बात हो गई, पर लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ असल में कैसे हम जानेंगे कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। दोनों में साइंटिफिकली कैसे जानेंगे वो अंदर समझते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हाइट नहीं चेंज हो रही है। आपकी वहीं के वहीं पत्थर है ना, वहीं के वहीं स्टोन है, ये वहीं के वहीं सर्कुलर मोशन चल रही है। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। एक बार यहां पर है तो अगली बार यहां पर है, तो अगली बार बिल्कुल ऊपर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर ऐसे चल रहा है, यानी कि हाइट चेंज हो रही है। अच्छा, अगर हाइट चेंज होगी तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। मतलब आपका बेसिकली रफ अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। हालांकि वर्क पावर एनर्जी में हमने पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से और अलग लेवल पे पढ़ा था, बट लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट रफ समझने के लिए। तो हम यहाँ पर देखें, अगर हमारी हाइट चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है वहां पर हाइट चेंज नहीं हो रही थी, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहां पर वर्टिकल प्लेन में अगर कोई पत्थर को हम घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, तो हर पॉइंट पर आप देखो पत्थर की हाइट चेंज हो रही है, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अलग है। ठीक है ना। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही पॉइंट आप लिखना कि जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है उसमें नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होती है। बट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर बदलती है। समझ में आया क्यों? क्योंकि हाइट बदल रही है। ठीक है, चलो। तो ये बहुत बेसिक बात हुई जो मुझे बतानी थी, है ना। अब मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा क्वेश्चंस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलो। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम सीधे सीधे मेन मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं सर्कुलर मोशन की। हमें सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आना है और उसके बाद क्वेश्चंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर आना है। ठीक है, देखो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट लेकिन जो भी आएंगे वो इजी होंगे और बहुत आसानी से आप कर पाओगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या तो वर्क पावर एनर्जी में या फिर सर्कुलर मोशन के जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था उस सेक्शन में। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट कई सारे फॉर्मूले बताऊंगा, कई सारे कॉन्सेप्ट तो बताने वाला हूं, तो बहुत आसानी से समझ पाओगे, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे ईजिली। कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा ईजिली लग जाएगा। ये खूबसूरती होती है इस चैप्टर की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो अगर हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पर देखें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ना हम एनालाइज करते हैं। ये मान लो ये हमारा मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, थोड़ा सा डायग्राम सही कर लेना आप, है ना। यहाँ पर ये आपका सेंटर है और यहाँ से आपने एक स्टोन को टाइट कर दिया और आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हो, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल ये एक रस्सी थी और यहाँ से पत्थर को बांधा, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, या तो ऐसे घुमा लो या फिर ऐसे घुमा लो। क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। हमें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करानी है, किसी भी प्लेन में करा लो। ठीक है, तो ये हमारी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गई तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, हमेशा धरती के सेंटर की तरफ आपका क्या लगाना है, mg। अब क्योंकि ये रस्सी है तो इसका मतलब पत्थर है, खिंचाव पड़ेगा, मतलब टेंशन भी होगी इसमें, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन mg के बराबर हो जाएगी। अब मैं किसी नॉर्मल पॉइंट पर एनालाइज करूं तो क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल पॉइंट पर एनालाइज करूं तो मान लेते हैं थीटा एंगल ये चला, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर एनालाइज करूं तो भाई mg तो फिर भी नीचे रहेगा ना, mg तो धरती के सेंटर की तरफ ही रहेगा। ठीक है ना। तो अगर mg धरती के सेंटर की तरफ रहेगा तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, टेंशन भी ऐसे रहेगी।
ठीक है, देखो मुझे बताओ कौन सा ऐसा फोर्स था जो सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था? वो था सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। बट मैंने बताया था कि हमने एक सूडो फोर्स की बात करी थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, है ना, जो बाहर की तरफ लग रहा था। वो क्यों था? वो था नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ रहा था? हम चाहते थे कि जो भी एक्सेलरेटिंग वाली चीज़ें हैं वो नॉन एक्सेलरेटिंग वाले फ्रेम में आ जाएं। क्यों? जिससे हम कैलकुलेशन कर पाएँ, न्यूटन के नियम को लगा पाएँ, चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ न्यूमेरिकली, है ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्योंकि आप देख सकते हो बाहर की तरफ एक बैलेंस करने के लिए फोर्स हम लगा देंगे यहाँ पर, जो जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक है, अच्छा अब देखो धरती के सेंटर की तरफ mg है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर भी तो हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप देखो देखो ये वाली जो चीज़ है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये थीटा और ये भी थीटा होगा फिर तो, है ना। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? mg cos थीटा। ठीक है, मतलब हमें ये पता चल गया। देखो यहाँ पर हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, सिंपल, T = mv²r mv²/r + mg cos थीटा। हो गई हमारी एक इक्वेशन, इतना ही आसान है। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट पर ऑब्जर्व किया तो हम एक और पॉइंट पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। चलो फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम टॉप पॉइंट पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, ये गिने चुने पॉइंट है इसके अंदर, सर्कुलर मोशन वर्टिकल के अंदर ये गिने चुने पॉइंट होते हैं। अब हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चलो मैं इसी फिगर में बता देता हूँ, है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो आप दूसरी फिगर बना लेना और इस पॉइंट पे अलग मेंशन करना। तो यहाँ पर रस्सी रहेगी तो उसमें टेंशन रहेगी, mv²/r ऐसे हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक, धरती के सेंटर की तरफ हमेशा mg रहता है, तो नीचे mg आपने लगा दिया। ठीक है, फिर से वही कहानी। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, अब देखो यहाँ पर थीटा को हमें समझना पड़ेगा पर, है ना। अगर देखें तो देखो अब की बार क्या है, ये देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ये mg है ना, ये mg है, बट लेकिन अब की बार ना ये वाली जो लाइन है और ठीक है, तो यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नीचे की तरफ धरती के सेंटर की तरफ mg हो गया। ठीक है, ये हमारा mv²/r हो गया। अब हमने क्या किया, ये हमारा मिड पॉइंट हमने एक ले लिया यहाँ पर, ये सपोज हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जितने, देखो ये हमारी ऐसे रेडियस हो गई। अब हमने क्या किया, जितना एंगल पे हमने ये वाला लिया था उतने एंगल पे हमने ये वाला पॉइंट ले लिया वर्टिकल से, है ना। देखो ये पूरा एंगल 90 का है, ये अगर हमने थीटा लिया है तो ये वाला 90 - थीटा होगा, तो ये वाला भी 90 - थीटा होगा, तो फिर ये वाला थीटा हो जाएगा। ये वाला 90 - थीटा, ये वाले सेम क्यों होंगे? क्योंकि हमने ये मिड पॉइंट लिया है जहाँ से सेम एंगल पर ये दोनों पॉइंट हमने लिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को चलो मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको एक अलग से डायग्राम भी बना के समझाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया है जिससे आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, है ना। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ इस वाले पॉइंट पर तो इक्वेशन ये आ गई, है ना। इस वाले पे क्या आएगी, इस वाले पे आप देखो तो mg cos थीटा अंदर की तरफ है, mv²/r बाहर की तरफ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो t + mg cos थीटा हमारा mv²/r के बराबर है। मतलब यहाँ से जो हमारी टेंशन आई वो mv²r - mg cos थीटा के बराबर आएगी, है ना। ये कौन से पॉइंट की कहानी है, ये है आपकी एट पॉइंट C, इस वाले पॉइंट की। तो एट पॉइंट B क्या कहानी थी, पॉइंट B पर कहानी ये थी कि जो टेंशन है वो इन दोनों के बराबर है। तो टेंशन है हमारा mv²/r + mg cos थीटा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताए, इसके रीजन समझते हैं। ठीक है, और मैं आपको दोबारा से ये डायग्राम बनाकर दिखाता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, अगर आपको हो गया है तो। चलो आप ना अलग अलग बना लेना हर पॉइंट के लिए, मैं चाहता हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। कभी भी नोट्स आप पढ़े ना आज से 1 साल बाद भी, तो आपको ये कभी कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए कि ये हुआ क्या। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने B लिया था, ये हमने मिड पॉइंट लिया था, ये पॉइंट हमने C लिया था। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पॉइंट B के बारे में आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये मेरी रस्सी है, ये मेरा पत्थर है।
अब हमने क्या किया, पत्थर को हम यहाँ तक ले आए घुमाते घुमाते, है ना, मतलब हमने ऐसे घुमा रहे हैं हम, तो हमने क्या किया, नीचे से बस यहाँ तक पहुँच गए हम। तो अब हमने क्या किया, अंदर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ धरती के सेंटर की तरफ mg है, इधर ऊपर की तरफ टेंशन है, और अगर हम इधर देखें तो इधर हमारा बाहर की तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किस लिए है, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम इसको घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, ठीक है। धरती के सेंटर की तरफ क्या है, mg, सिंपल। अब यहाँ पर हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये एंगल हमने थीटा मान लिया था, है ना, हमने मान लिया कि ये जो रस्सी है वो थीटा एंगल ऊपर तक चली गई है, तो ये थीटा था, तो ये भी थीटा आया था, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये सेम सेम एंगल हो गए, ठीक है, सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ पर आप देखें तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर mg का ये वाला mg cos थीटा, तो मैंने क्या किया, इधर mg का mg cos थीटा कर दिया। तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर सारे फोर्स अब बैलेंस हो चुके हैं, मतलब टेंशन जो है वो mb² + r + mg cos थीटा के बराबर है, तो मैंने वही लिख दिया है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया। तो आई होप आपको बी पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो अब सी पॉइंट पर आते हैं। हमने सी पॉइंट में क्या किया, मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना कर दे। हम ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए है ना, और ये हमारा पॉइंट बी था, ऐसे हमने यहाँ पर पॉइंट सी लिया, और ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट सी पर फिर से वही कहानी, टेंशन हमारी अंदर की तरफ, mb²/r हमारा बाहर की तरफ, ठीक। और अगर हम देखें तो हमारा जो mg है वो नीचे की तरफ, सही है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये हमारा 90 - थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये और इसके बीच में एंगल पूरा 90 डिग्री है। ये 90 - थीटा है तो ये भी 90 - थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि हमने मिड पॉइंट से सेम एंगल पे लिया है। और अगर हम इसको देखें तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो 90 में से 90 - थीटा गए तो केवल थीटा बचता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एंगल थीटा है तो मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि mb²/r हमारा टेंशन प्लस mg cos थीटा के बराबर है, मतलब टेंशन प्लस mg cos थीटा mb²/r के बराबर है। तो टेंशन कितना आया, इतना आया। अब इतनी रामायण हमने क्यों करी, इसके 2-3 रीजन है। पहला, क्वेश्चन ही यहीं से आते हैं, क्वेश्चन ही ऐसे ही आएंगे, पहली चीज। दूसरा, हमने इसीलिए करा क्योंकि मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। क्या सिखाना है, देखो, जब हम ए से बी तक गए तो हमारा जो थीटा है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑब्वियस ही बात है थीटा हमारा बढ़ेगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यहाँ तक हमारा थीटा बढ़ेगा। लेकिन फिर हम जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो थीटा घटेगा, है ना भाई। थीटा 90 था, 90 से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा बढ़ता जाएगा और 90 तक पहुँचेगा। तो अगर हम देखें, जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने पर थीटा बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर एनालिसिस, मैं इसकी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए तो हमें क्या रिजल्ट मिले, हमें देखने को मिला कि थीटा आपका बढ़ रहा है, थीटा आपका बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। क्या आपको पता है ये बात, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। यानी कि जैसे जैसे कॉस में वैल्यू बढ़ती है थीटा की, वैसे वैसे आंसर घटता है। मतलब अगर थीटा बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस में उसकी वैल्यू घटती जाती है ना। अच्छा, इससे क्या हुआ फिर, इससे ये हुआ, देखो अगर यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ये टेंशन की वैल्यू भी घटती जाएगी। देखो ये तो फिक्स है हमारा, मान लो ये 10 है ना। अब शुरू में ये मान लो वैल्यू जो थी वो 10 थी,
लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। मतलब पहले ये 10 था तो हो सकता है बाद में 9 हो जाए, फिर 8 हो जाए, फिर 7 हो जाए। तो पहले जो आंसर आ रहा था वो 10 और 10 जोड़ के 20 आता था, लेकिन अब 10 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 19 आएगा, 8 जोड़ोगे तो 18 आएगा, 7 जोड़ोगे तो 17 आएगा। तो इसका मतलब टेंशन घटती जा रही है। इसका सीधा सा कहानी क्या हुई, जब आप ए से बी गए तो थीटा तो बढ़ गया लेकिन कॉस थीटा घट गया, तो उसकी वजह से टेंशन घट गई। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें यह सीखने को मिला जब हम लोअर मोस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट तक जाते हैं तो हमारी टेंशन घटती जाती है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब हम लोअर मोस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट तक जाते हैं तो हमारी टेंशन घटती जाती है। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन हमने यहां से सीखा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखो हमारा मिड पॉइंट है, अब हम मिड पॉइंट से एक बार ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो थीटा है वो अगर आप देखें तो हमारा थीटा घटता जाएगा, क्योंकि पहले 90 था, ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस वाले केस में थीटा हमारा घट रहा है। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस करते हैं। अब हम मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट मान लो, मिड पॉइंट मान लो P। अब हम जा रहे हैं, या फिर हम B से भी कर सकते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं P से लेकर C तक जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो थीटा है वो घटेगा, है ना, तो कॉस थीटा बढ़ेगा। मतलब अगर ये वाली वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी तो ये वाली वैल्यू घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना। पहले मान लो ये वैल्यू 10 थी और ये वैल्यू हमारी 10 थी, सॉरी ये मान लेते हैं, चलो ये आपकी 4 थी, तो आंसर हमारा 6 न्यूटन आया करता था। लेकिन अगर मैंने उस वैल्यू को बढ़ा दिया, 4 की जगह 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, तो 10 में से जब आप उसे घटाते जाओगे तो आंसर हमारा कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा घट रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है, बट फिर भी टेंशन घट रही है। इससे क्या समझ में आया कि चाहे आप A to B जाओ, चाहे आप P to C जाओ, आपकी टेंशन तो घटनी ही घटनी है। मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक जा रहे हो तो टेंशन घटेगी ही घटेगी, कभी बढ़ेगी नहीं। समझ में आया? तो एनालिसिस क्या सीखा हमने सीखा सिंपल सा पॉइंट कि टेंशन ऑलवेज रिड्यूसेस, टेंशन हमेशा घटती जाती है। और हो सकता है कि 0 भी हो जाए घटते घटते, क्या पता 0 हो जाए। और जिस पॉइंट पर टेंशन 0 होगी उस पॉइंट पर बैलेंस होंगे नहीं फोर्स बैलेंस होंगे नहीं, रस्सी नीचे आ जाएगी, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, स्लैक हो जाएगी। यहाँ पर पहुंची मान लो, यहाँ पर पहुंचकर रस्सी में टेंशन ही नहीं रहा, रस्सी का टेंशन 0 हो गया, तो वो नीचे गिर जाएगी। फिर वो क्या करेगी, यहाँ से ऐसे घूमने की जगह ऐसे गिर जाएगी, है ना। तो जब गिर जाएगी तो क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, क्योंकि उसमें स्पीड तो है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे लुढ़क जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है जो हमने सीखी, समझी और जानी बेसिक। तो आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई होंगी। क्या आपने ये पॉइंट लिख लिए हैं? लिख लो कि जब हम लोअर मोस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट तक जा रहे हैं तो भी टेंशन घट रही है। ध्यान रखना, साइंस विज्ञान किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हो उसमें लिखो। ठीक है, लिखो। इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखो, तमिल, बंगाली, जिसमें चाहते हो ना, गुजराती, बंगाली, तमिल, पंजाबी, जिसमें चाहते हो उसमें लिखो। ए से, या फिर आप लिखो लोअर मोस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट तक जाने पर टेंशन घटती जाती है, और मिड पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक जाने पर भी टेंशन घटती जाती है। तो मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट से ऊपर तक जाने पे हमेशा टेंशन घटती है। इसको आप अपनी भाषा में लिख लो। ठीक है, जिसमें भी लिखना आपको अच्छा लगता हो। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होंगी। बहुत बेसिक सी थी बट समझ में तो आई होंगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अभी तक हमने मिड पॉइंट देखा, लोअर मोस्ट पॉइंट देखा और बीच बीच वाले पॉइंट देखे बी और सी। अब हम देखेंगे सबसे ऊपर वाला पॉइंट, जैसे हम कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। ये हमारी सर्कुलर मोशन, यहां पर सपोज हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारी जो है सेंटर है। अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अंतर क्या होगा कि नीचे की तरफ आपका धरती के सेंटर की तरफ mg रहेगा। mg तो हमेशा नीचे रहना है,
और mv² r आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपका क्या है, वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आप बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हो। और नीचे टेंशन हो जाएगी क्योंकि रस्सी है ना। अच्छा, जब हमें ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो देखो पत्थर जो है वो यहां से घूमता घूमता ऐसे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या समझ में आ रहा है, हमें यहां पर यह समझ में आ रहा है कि टेंशन प्लस mg mv² r के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा टेंशन प्लस mg mv² r के बराबर है, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो टेंशन प्लस mg अगर mv² r के बराबर है तो हमें यहां पर यह समझना पड़ेगा कि टेंशन प्लस mg ये सिर्फ हमारी इक्वेशन आ गई है टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है। देखो लोअर मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, रस्सी में टेंशन चाहिए। अगर टेंशन जीरो हो गई तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर कभी नहीं पहुंच सकता। रीजन, टेंशन जीरो होते ही वो रस्सी नीचे गिर जाएगी, लुढ़क जाएगी और वो पत्थर ऐसे प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे आ जाएगा, कभी पूरा सर्कल करेगा ही नहीं, है ना। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका अगर टेंशन जीरो भी हो जाती है तो भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखो एक सिचुएशन क्या है, एक सिचुएशन है कि आपने ऐसे पत्थर को फेंका है ना, या फिर ऐसे समझो वो यहां से गया और ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है और ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया। हमें क्या करना है, अगर पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो हमें किसी भी हालत में क्या करना है, हमें बस एक काम करना है, और वो काम क्या है, वो काम ये है कि कैसे भी इतनी उसमें टेंशन हो जाए कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली पूरा सर्कल हो जाता है। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो जाता है किताबों में जब आप पढ़ते हो, मैं आपको बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। अगर कंफ्यूजन रह जाए तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा, ठीक है। फिर भी रह जाए तो आप डाउट ग्रुप पर पूछ सकते हो, डाउट प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलो यहां पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने यहां से पत्थर को फेंका और आप ऊपर तक पहुंचे हो, तो ऊपर तक पहुंचने का सीधा मतलब यह है कि आप अगर ऊपर तक पहुंच गए हो तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा वर्टिकल वाला। कैसे हो जाएगा, इसका सीधा सा रीजन यह है कि भाई पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसलिए कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहां पर, अच्छा इसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ अगर आप यहां तक पहुंचा दे रहे हो तो पूरा हो जाएगा, इसका मैं रीजन अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, तो वो मैं लिखवाऊंगा। तो अभी आपको ये जो मुद्दे की बात है वो ये समझ में आनी चाहिए कि जो हमने अभी सीखा, हमने सीखा जब हम ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं तो हमारी टेंशन कम होती जाती है। अगर टेंशन बीच में ही जीरो हो गई तो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर टेंशन यहाँ पे कहीं जीरो हो गई तो ये पूरा नहीं होगा मोशन, तो हमें यहाँ तक कम से कम आना पड़ेगा अगर हमें पूरा मोशन कराना है तो। अब ऐसा क्या हो जाता है कि यहाँ तक अगर पत्थर पहुँच गया तो पूरा ही करेगा वो, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो हमने जो 2-3 पॉइंट सीखे, इक्वेशन बनाना सीखा, फिर उसके अलावा हमने ये चीज़ सीखी कि टेंशन हमेशा घटती है, फिर हमने जो सीखा वो ये सीखा कि आपका टॉप, अगर हमें पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो एटलीस्ट हमें टेंशन को जीरो नहीं होने देना है टॉप मोस्ट पॉइंट तक। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर टेंशन जीरो हो भी जाती है तो भी पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। फिर हमें यहाँ पर, और हमें बातें अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी, एक और बात हमें समझ में आई होगी कि टेंशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एक बढ़िया स्टार बना के, क्या कि टेंशन जो है वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज हम आप लिख सकते हो, और अगर आप इक्वल टू जीरो करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज सीखी, अब हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि जब हम लोअर मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से हम उसके इक्वेशंस लिखेंगे अलग अलग पॉइंट पर। तो आज हम सर्कुलर मोशन यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है आपकी इक्वेशंस लिखेंगे एनर्जी की, या फिर हम उस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो हमने वर्क पावर एनर्जी में एक फ्लेक्सिव इक्वेशन पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये जो थ्योरम थी वो हमने देखा था कि किस तरीके से, किस लेवल की इक्वेशन थी, है ना। हमने देखा था कि ये हर जगह पर काम करती थी। हमने देखा था कि इसके 3-4 वर्जन थे। पहला वर्जन जो था, जो हम सब लोग जानते हैं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने सबसे लास्ट में देखा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी एज अ यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या थी कि एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होने चाहिए। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होते हैं तो आप इजीली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो पार्टिकल नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जैसे आप अलग से कोई फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स हुआ, या फिर कोई कुछ ऐसे या फिर नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का, या विस्कस फोर्स, ऐसे फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं जो नॉन कंजर्वेटिव है। तो क्या ऐसा कोई फोर्स है नीचे से ऊपर तक जाने में? तो आपका आंसर आएगा नहीं है। तो सीधी सी बात ये है, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर नीचे से जब आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो है, इस तरीके से हम यहाँ पर एफवीडी बना सकते हैं। ये हमारा, हमने अलग अलग पॉइंट पर चीज़ों को देखा। मान लो ये हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है, तो हम यहाँ पर एनर्जी को मान लेते हैं इनिशियल, और हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ इतना टारगेट है कि पार्टिकल बस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँच जाए, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। अब मैंने आपको पिछली लेक्चर में ये बताया था कि मैं इसका रीज़न बताऊंगा, तो इसका रीज़न ये है, ये समझो कि जब पार्टिकल यहाँ तक आ जाता है ना, तो क्या होता है, उसकी कोई ना कोई स्पीड रहती है आगे की तरफ, है ना, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड रहती है। तो आपने एक वर्ड पढ़ा था इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। हमने जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना, आपको याद होगा, हेलो बच्चों ऐप पर अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर हमने इनर्शिया के बारे में बात जानी थी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्या हो रहा होता है, जब पार्टिकल मोशन में हो रहा होता है तो बेसिकली देखो हमें क्या चाहिए, ये ढलान है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आगे शिफ्ट हो गया तो ये नीचे तक आएगा डायरेक्ट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा दिया तो बाकी काम तो इनर्शिया कर देता है। इनर्शिया जब तक, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन होता है वहाँ पे, तो जब तक आपका ये पार्टिकल रुकेगा उससे पहले थोड़ा सा आगे चला जाता है, वो उसकी वजह से नीचे आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर आपको कंप्लीट करानी है तो बस आप पार्टिकल को कैसे भी करके टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचा दो। जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा वैसे ही पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा बात कहानी पूरी की पूरी इनर्शिया की। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये हमारा अगर इनर्शिया हुआ तो हम यहाँ पर और समझने की अगर कोशिश करें तो हम यहाँ पर बेसिकली ये देखने वाले हैं कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और कोई भी आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि उसका दूसरा वर्जन क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन, इजीली लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, जब जब ऐसा होगा पूरी फिजिक्स में, जब पूरी फिजिक्स में केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तब तब आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, इनिशियल और फाइनल, पूरी की पूरी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसमें सारी एनर्जी आ गई, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल बराबर रहेंगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जैसे फ्रिक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि हमारा इनिशियल और फाइनल आपकी कैसी रहेगी, इनिशियल और फाइनल हमारी बराबर रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। जितनी शुरू में थी एनर्जी उतनी बाद में रहेगी। अब कोई पार्टिकल था, उसकी स्पीड ऐसे थी v, तो क्योंकि ये तो आपका ग्राउंड पर है, मैं यहाँ पर ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलूंगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और लेकिन उसकी इनिशियल एनर्जी आपकी मान लो स्पीड उसमें v थी, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना भाई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल ये हो गई, टोटल आपकी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल ये हो गई, है ना। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा पा रहे हैं। क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अगर यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन होता या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर होते तो डेफिनेटली हम इसको नहीं लगा पाते।
ठीक है। चलो अब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करने के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, हमें पता चलेगा कि इस स्पीड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस पार्टिकल को ऊपर तक पहुँचाने के लिए। अगर हम पार्टिकल को मिनिमम उतनी स्पीड दे देते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच गया तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली नीचे तक आ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो हम तो बस ये चाहते हैं कि पार्टिकल को इतनी स्पीड नीचे मिल जाए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताओ कितनी स्पीड हम इसको दें पार्टिकल को कि जैसे ऊपर पहुंच जाए, तो वो हम अभी जानने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन वो जो रिजल्ट आएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो मैं इसको रफ करता हूं और हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अभी। तो आप जो है सारी चीजों को लिखते जाइए, समझते जाइए, जो भी आपको नया सीखने को मिले उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो हमने देखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये सारे आपके बराबर हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसा करता हूं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमारा जो सर्कुलर मोशन था उसमें इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा था कि नीचे की साइड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv² हो जाएगी। बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा चुका है, ठीक है, ये जो यूएफ है, मतलब आपकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो आपकी किसमें बदल जाएगी। देखो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सपोज v हो गई। जरूरी थोड़ी ना है कि पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी ऊपर पहुंचते ही, हम तो ये मान लेते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। तो मैं यहाँ पर हाफ mv² लिख लेता हूँ। अच्छा, जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल वो कितनी होगी, अगर आप देखें तो ये जो हाइट है टोटल, ये r और ये r मिला के 2r हो जाएगी, यानी कि नीचे से ऊपर तक की हाइट 2r हो गई। यानी कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो मैं यहाँ पर m और g की जगह तो यही लिख रहा हूँ और h की जगह पर मैं 2r लिख रहा हूँ। तो 2 को बाहर ले लेता हूँ और r को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आया कि जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो नीचे वाली स्पीड थी, मतलब u की। मुझे बस ये वैल्यू पता चल जाए u की, ये जो वैल्यू है u की, तो मेरा काम यहाँ पर इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ आगे और मुझे u का आंसर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर मुद्दा क्या है, अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें याद हो तो नीचे की तरफ टेंशन और mg होते थे और ऊपर की तरफ mv²/r होता था, ठीक है। तो टेंशन प्लस mg होता था mv²/r के बराबर, ठीक है। तो ये शायद हमें याद होगा, हमने पढ़ा भी था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था जब, ठीक है। तो टेंशन प्लस mg अगर mv²/r के बराबर है, तो अगर हम ऐसा करें कि इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर दें तो हमें ये सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि मास से मास आपस में आपके कट जाएंगे और फिर उसके बाद आपका u इजिली निकल जाएगा, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली हम देखो हमें क्या निकालना है, हमें u की वैल्यू निकालनी है। एक तरीके से हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है जिसकी मदद से पूरा जो पार्टिकल है वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। तो यानी कि हमें कैसे भी मिनिमम अगर वेलोसिटी पता चल जाती है तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हमारी जो टेंशन है यहाँ पर, अगर हम मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जो टेंशन है अगर हम उसकी बात करें तो टेंशन हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, अगर हम मिनिमम की बात करें। यानी कि अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर आके टेंशन को जीरो कर भी देते हो ना तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गया है तो वो इनर्शिया की वजह से सर्कल तो पूरा कर ही लेगा। लेकिन अगर टेंशन जीरो से ज़्यादा होती है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि सर्कल ईजिली कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरी हो जाए।
तो अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेंशन को 0 मान लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर वो कम से कम वेलोसिटी निकाल रहे हैं जिसको देने से वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो अगर हम कम से कम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उसके लिए टेंशन को हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि टेंशन कम से कम 0 होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आते आते 0 हो भी जाती है तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो टेंशन हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो मेरा mv² जो हो जाएगा वो mgr के बराबर हो जाएगा। देखो r को मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करूं तो देखो, मैं इस mv² की जगह पर, ये जो mv² है इसकी जगह पर मैं mgr रख सकता हूं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, हाफ mu², ये हो जाएगा मेरा हाफ mgr प्लस 2mgr। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये जो v था ना, ये हमने अपनी ओर से माना था, और जिस क्वांटिटी को या जिस यूनिट को हम अपनी ओर से मानते हैं उसको क्वेश्चन में एट द एंड हमें सॉल्व करते करते हटाना होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इस v को हटा दिया mgr के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो उसमें रेडियस आपको दी जाएगी, उसमें g की वैल्यू आपको हमेशा पता रहेगी, पार्टिकल का मास आपको हमेशा दिया जाएगा, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये आपको दी जाए नहीं दी जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस v को मैंने रिप्लेस कर दिया mgr से। ठीक है ना, कैसे किया, मैंने पूरे के पूरे mv² को रिप्लेस किया है mgr से। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको उधर लेके सॉल्व कर रहा हूं और इस वाले स्टेप को मैं हटा देता हूं। आपने लिख लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद के साथ हटा रहा हूं। तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, m आपस में कट गए, तो इधर बचेगा u²/2 और इधर बचेगा gr/2 प्लस 2gr, gr/2 प्लस 2gr। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5gr हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5gr/2 या फिर 2.5gr या फिर 2.5gr, है ना। तो 5/2gr हो गया। तो अगर आप देखें तो हमें तो u की वैल्यू निकालनी थी, 2 से 2 कट गया, तो u आ गया √5gr, √5gr हमारा u आ गया। ठीक, व्हाट इज द u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो आपने यहां पर देनी थी पूरे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो आपको देनी थी पार्टिकल को पूरे सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, जो कितनी आई, √5gr। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई होगी। ये क्या है, ये मिनिमम वेलोसिटी है। अगर इतनी वेलोसिटी आपने पार्टिकल को दे दी तो इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टिकल एटलीस्ट सर्कुलर मोशन तो पूरा कर ही लेगा वर्टिकल वाला। क्यों? क्योंकि इतनी वेलोसिटी अगर आपने दी तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, है ना। और अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो इसका मतलब इनर्शिया की वजह से पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर ही लेगा, क्योंकि थोड़ा सा धक्का लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने आप ही गिर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन पूरी हो गई वर्टिकल वाली। तो ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी है। आप लिख सकते हो व्हाट इज दिस, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, this is the minimum velocity to complete vertical circular motion। ठीक है, अच्छा, अब हमारी अगर ये मिनिमम है तो आप यहां पर लिख सकते हो u जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, या तो √5gr के बराबर होनी चाहिए या u √5gr से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं। अगर u हमारी √5gr के बराबर है, यानी कि पार्टिकल की लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड जो है वो √5gr है कम से कम, तो वो पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उससे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर पहुंच गया तो इनर्शिया की वजह से वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन। देखो, ये हमारा सर्कल है,
जहां पर हम सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पार्टिकल है, इसका मास m है और यहां तक ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हमें पेंडुलम मोशन करानी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो पेंडुलम मोशन का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल लोअर, ये पार्टिकल है तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट से ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ मिड पॉइंट तक ही रह जाना चाहिए। तभी तो आप देखो ये ऐसे है और ऐसे रहेगा, पेंडुलम मोशन ऐसी तो चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हमें मिड पॉइंट तक पहुंचाना है, मिड पॉइंट से वो फिर नीचे आ जाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि पार्टिकल रुक जाए मिड पॉइंट पर जाकर। अगर वो मिड पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो पार्टिकल आपका यहाँ तक जाए और यहाँ से वो वापस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम देखो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर स्पीड हमारी u है तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल स्पीड होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। अगर पार्टिकल की स्पीड यहाँ पर अगर 0 नहीं हुई तो वो ऊपर चला जाएगा और फिर पेंडुलम मोशन नहीं हो पाएगा। पेंडुलम मोशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पार्टिकल ऐसे घुमाना है तो हमें मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसकी स्पीड 0 करनी पड़ेगी जिससे वो नीचे गिर जाए दोबारा से, है ना। और फिर यहाँ पर आएगा, इनर्शिया की वजह से यहाँ तक चला जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, इनर्शिया की वजह से यहाँ तक चला जाएगा और पेंडुलम मोशन होता रहेगा। तो हमें क्या करना है, पेंडुलम मोशन कराना है। तो पार्टिकल को अगर हमें पेंडुलम मोशन में घुमाना है तो हमें स्पीड को यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। तो देखो क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमेशा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल लगाओगे, ये आप समझ लो। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा समझ में आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सॉल्व करना है तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी सीधे सीधे लगा दो, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी क्या है हमारी, इनिशियल एनर्जी होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल होगी हमारी इनिशियल फाइनल दोनों। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखें तो वो हो जाएगी हमारी हाफ mu स्क्वायर, और अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो इनिशियल 0 हो जाएगी क्योंकि वो ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि 0 हाइट है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर आकर पार्टिकल को रोकना है ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो मुझे बताओ ये कितनी हाइट है, आप देखो ये रेडियस के बराबर है ना। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा mgr। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस mgr। हमारा काम बनता हुआ नजर आ रहा होगा। मास से मास कट गया तो मुझे u का आंसर कितना आ रहा है, 2gr अंडर रूट, यानी कि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मेरी जो स्पीड होनी चाहिए वो अंडर रूट 2gr होनी चाहिए। मतलब अगर मैं पार्टिकल की स्पीड अंडर रूट 2gr दे दूं तो वो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा मिड पॉइंट तक और वो फिर वापस आ जाएगा क्योंकि स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो सब मिनिमम वेलोसिटी है, यानी कि अगर मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचाना है तो मुझे कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी है, अंडर रूट 5gr। और अगर मुझे मिड पॉइंट पे पहुंचाना है तो अंडर रूट 2gr, और अगर मुझे पेंडुलम मोशन कराना है तो अंडर रूट 2gr तक ही दे सकता हूं। उससे ज़्यादा अगर दे दिया तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला गया तो फिर वो ऐसे गिरेगा और पेंडुलम मोशन नहीं करेगा, है ना। भाई देखो पार्टिकल यहाँ तक चला गया तो फिर वो ऐसे थोड़ा ना आएगा वापस, वो तो यहाँ से ऐसे धड़ाम गिर जाएगा, ठीक है ना। तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, SLACK स्लैक, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पेंडुलम मोशन करानी है तो हमें जो स्पीड रखनी पड़ेगी वो 0 से लेकर अंडर रूट 2gr तक मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैक्सिमम 2gr तक हम स्पीड को रख सकते हैं अगर हमें पेंडुलम मोशन करानी है। अगर 2gr से हमने ज़्यादा स्पीड दे दी और वो अंडर रूट 5gr अगर हो गई तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और अगर एक बार पार्टिकल टॉप पर पहुंच गया तो इनर्शिया बाकी का काम कर देगा, उसे पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा देगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो। बहुत देखो बच्चों को कठिन लगती हैं चीज़ें, बट लेकिन मैंने इस तरीके से पढ़ाई है, इतने इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करी है कि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप आगे भी सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप सो कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो सर्कुलर मोशन यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे और नई नई बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।